अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंच रही मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 15 शव्वाल उल मुकर्रम 1445 हिजरी, अप्रैल की है 24 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। और आज ज़ाहिर है थोड़ा सा लेट साइन इन किया और उसकी दो मोटी मोटी वजूहात जो है वो हो सकती हैं और वो ये हो सकती है, वजह नंबर 1 वो ये कि यार कल रात में ना आर्सेनल का रात 12 बजे मैच था। इवन दो मैं बहुत अच्छे बच्चों की तरह थोड़ा जल्दी सो गया था और फिर रात का अलार्म लगा के मैं सो गया था कि कहानी मेरी जनरली ये होती है कि मैं आधे घंटा जब मैच गुजर चुका होता है उस वक्त उठता हूँ और फिर मैं स्कोर चेक करता हूँ। कल जब आधे घंटे बाद उठे यानी 12:30 बजे दोबारा उठा, सोचा अलार्म लगा के यार उफ ये आलम शौक का देखा ना जाए। सो देखा आर्सेनल 1-0 से लीड कर रहा है मैच, तो मैंने कहा ये नहीं कि ये मैच तो देखा जा सकता है, तो खैर वो देखना शुरू किया। फिर रात तकरीबन कोई 2 बजे के करीब आके ये मैच खत्म हुआ और क्या कमाल कारकर्दगी आर्सेनल ने दिखाई। 5-0 चेल्सी को जिसे कहते हैं ना कि तबाही फेर दी। वो तो आगे चल के जरा तफसील से हम बात करेंगे। और उसमें फिर जो सीन हुआ वो ये हुआ कि फिर जब आप मैच जीत जाते हैं और इस तरह डोमिनेटिंग स्टाइल में जब आपकी टीम मैच जीत जाती है तो फिर आप एक्साइटमेंट में थोड़ी देर नहीं सो पाते। तो फिर वो सोते सोते तकरीबन पता नहीं कितने बजे सोया, तो मैंने घड़ी भी चेक नहीं की अपनी कि मेरे स्लीपिंग का जो है वो अलार्म जो नोटिफिकेशंस वगैरह अभी तक मैंने चेक नहीं किए। तो फिर उसके बाद हुआ ये सीन कि फिर मैं तो उठा लेट और फिर बहुत ही स्लो सारा काम करते हुए पूछा, फिर वो सड़कों की बंदिश। तो मैंने आज सेफ खेला, मैंने कहा यार इस सड़क पे निकल के उस सड़क पे निकल के यहाँ से वहाँ। वैसे आज काफ़ी सारी सड़कें जो है वो खोल दी गई हैं, इवन दो ईरानी सदर जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी इस बात पर भी हो रही है कि कहते हैं कि क्या हैरानी इस बात पे हो रही है कि बहुत सारे लोग डिफेंड कर रहे हैं कल जिस तरह पाकिस्तान के 3 शहरों को जो है बंद किया गया और जो आई थिंक बुरा हाल कराची शहर का किया गया कि पाकिस्तान की माशी शहरक और उसको कल जिस तरह चोक कर दिया गया। और कल मैं अपने YouTube शो में भी रात में डिटेल से बता रहा था ये बात कि वाकई कल कराची में एक इतवार का सा गुमान हो रहा था मंगल वाले दिन। तो उससे फिर हुआ ये सीन के फिर हुआ ये कि मैं आज जरा ना एहतियात से ही चलता हुआ आ रहा था और मैं लंबा रूट लेता हुआ आया, जो मुझे पता था कि शारा फैसल से यहाँ से निकलते हुए वहाँ से होते हुए जो है ना मैं पहुंच गया टाइम पे। सो बहरहाल there it is and here we go, which is why I think we are both aligned now. बोथ से मुराद ये कि लिसनर और प्रेजेंटर दोनों अलाइंड हैं कि मैं आज लेट क्यों हुआ। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कल से अपनी इस टाइमिंग को जो है वो बेहतर किया जाए। ठीक हो गया। और क्या सीन है, पीर ज़हीर साहब कहते हैं डियर अदील, गुड मॉर्निंग एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स, माशाल्लाह वेरी एनर्जी टुडे एज ऑलवेज। नहीं सर, आज तो मैं खुद एनर्जी फील नहीं कर रहा, यकीन जाने। मुझे अभी भी जो है ना वो नींद आ रही है और मेरा बस दिल ये चाह रहा है कि मैं जल्दी से शो निपटाऊं और घर जाऊं और घर जाके मैं सो जाऊं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि घर जाके मैं अभी सो नहीं सकता, मुझे इसके बाद कहीं और भी जाना है। सो क्या करें सर। आवर न्यू कॉलीग मिस्टर सरफराज कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इज ऑल्सो लिसनिंग टू द शो। लिव फॉर अदर्स नॉट फॉर योरसेल्फ। क्या बात है पीर साहब। और सरफराज साहब जो कि नए लिसनर हैं आपकी कंपनी में, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद मैं ये कहूँगा अपने प्रोग्राम के हवाले से। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ, आज हम इस वक्त स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं प्रोग्राम में। अगर आपको भी पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप फेसबुक में हमारी एक कम्युनिटी है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं द सनराइजर्स कम्युनिटी, और वहां पे जाके आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं। वहां पे मैं भी लगा लेता हूं अपना पोस्ट और फिर उसके बाद आप वहां पे मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। कल रात जो है वो मैं रात में एक कमेंट बल्कि मैंने पढ़ा, अभी मैंने सनराइजर कम्युनिटी में गया हूं और ऊपर मुझे एक कमेंट नजर आया है हामिद अशरफ खान साहब का, और मैं ये मैसेज पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद हम ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। और फिर ब्रेक से वापस आए, गाने वाने सुन लिए आप लोगों ने अभी, ठीक है, जबकि अच्छे खूबसूरत गाने प्लेलिस्ट में नजर आ रहे हैं मुझे इस वक्त, लेकिन उनको अभी हम गाने फिर अब 8 बजे के बाद ही सुनेंगे। हामिद अशरफ साहब ने प्रोग्राम की बड़ी तारीफ की है, बहुत शुक्रिया। आई वुड लाइक टू थैंक यू अदील फॉर द ट्रेमेंडस जॉब विच यू आर डूइंग सिंस लॉन्ग। थैंक यू। इन्फॉर्मेशन मिलती है, वैल्यूएबल थॉट।
और कहते हैं ऑन योर यूट्यूब चैनल ड्यूरिंग नाइट. अच्छा, इन द मॉर्निंग एंड द यूट्यूब चैनल ड्यूरिंग नाइट. मी एंड माई वाइफ बोथ आर योर लिसनर्स. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. और स्पेशली जब कोई मेरे YouTube चैनल की तारीफ करता है ना तो मुझे और ज्यादा खुशी होती है. आई डोंट पुट अप अ लॉट ऑफ कंटेंट देयर, दिस जस्ट अ डेली शो दैट आई डू. एक मुख्तसर सी उसकी एक ऑडियंस है, मखसूस ऑडियंस है, वो शायद बढ़ भी नहीं रही है, लेकिन जो भी है मुझे लगता है वो काफी लॉयल व्यूअर्स हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर योर लॉयल्टी. खुश रहिए सर हामिद अशरफ खान साहब. और आपके इसी मैसेज के साथ हम अभी बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. इन द मीन वाइल आई लॉग इन टू ऑल माई सोशल मीडिया अकाउंट्स. मेरा मतलब है कि मैं ट्विटर पे लॉग इन कर लेता हूँ और फिर बाकी जो हमारा सनराइजर्स कम्युनिटी है वहाँ पे मैं मैसेज भी अपना पोस्ट कर देता हूँ. और उस मैसेज पोस्ट करने के बाद आप उसमें अपना हिस्सा जो है वो भी डाल सकते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी, 7:32. आज का पहला मैसेज हमारे पास जो प्रोग्राम में आया हुआ है ऑन तगैसों. आज पहला मैसेज हमारे पास प्रोग्राम में आया हुआ है जीशान बेग साहब की तरफ से. Today is the 89th birthday of Ahmed Rushdi, born on 24th of April 1934. क्या बात है यार, अहमद रुश्दी. इनको पाकिस्तान की दुनिया मौसीकी का पहला पॉप गुलूकार जो है वो कहा जाता है. रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स इन साउथ एशिया, कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पॉप सिंगर ऑफ द रीजन. ही sang द फर्स्ट मूवी पॉप सॉन्ग ऑफ साउथ एशिया, कोको कोरिना, इन 1966 फिल्म अरमान. He died at the age 48. जी बहुत ही कम उम्री में अहमद रुश्दी जो है वो इंतकाल कर गए थे और काफ़ी कम सरी की हालत में भी जो है वो इनका इंतकाल हुआ था. और लेकिन बड़े अजीम गुलूकार. और ज़ाहिर है कोको कोरिना, अरमान मूवी जो इनका बड़ा ज़बरदस्त था. मैं कहूँगा कि एक कॉम्बिनेशन था विद अहमद रुश्दी साहब एंड वहीद मुराद साहब की फिल्में हुआ करती थी और सुहेल राना साहब की म्यूज़िक हुआ करती थी. और इसमें कोई शक नहीं है कि वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन पाकिस्तान प्लेबैक सिंगिंग. और ज़बरदस्त जी, हैदराबाद दक्कन से इनका ताल्लुक था. इंतकाल ऑफ कोर्स कराची में हुआ और मौका मिलता है तो प्रोग्राम में आज आगे चल के अहमद रुश्दी साहब की का कोई ना कोई जो है वो सॉन्ग ज़रूर चलाएंगे. अच्छा, और ये उस ज़माने के सिंगर्स जो है ना ये इतने कमाल हुआ करते थे कि आप कभी अहमद रुश्दी साहब को कभी लाइव आप यूट्यूब पे जाएंगे और उनके वीडियो सर्च करेंगे. उन्होंने पीटीवी के लिए कुछ रिकॉर्डिंग्स करवाई हैं. पीटीवी के जो ब्लैक एंड वाइट दौर था उसमें अहमद रुश्दी साहब की कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं ना. आप देख सकते हैं कि एक तो ये कितना एफर्टलेसली गाना गाते थे उस जमाने के सिंगर, और साथ साथ बड़े एनिमेटेड हुआ करते थे. लाइक फेल्ट लाइक दैट दे आर टोटली एंड थोरली एंजॉयिंग देयर सिंगिंग. आई मीन सेम गोज फॉर किशोर दा. किशोर दा की कुछ जो लाइव रिकॉर्डिंग्स है यार वो सुनने में क्या मजा आता है आपको. और किशोर दा की जो ऑन स्टेज परफॉर्मेंस हुआ करती, क्या बात है, जबरदस्त. चलें जी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए अहमद रुश्दी साहब की. और जी हाँ, आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है. इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं गैर मुल्की सरमायाकारी मार्च में खूब लेकिन साल अच्छा नहीं. स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च के महीने में गैर मुल्की सरमायाकारी 25 करोड़ 80 लाख डॉलर रही. जी, स्टेट बैंक के मुताबिक. जी बिल्कुल. और स्टेट बैंक ने जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस का नंबर भी जो है, स्टेट बैंक तो नहीं बल्कि हमारे यहाँ फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से करंट अकाउंट सरप्लस का नंबर जो है वो भी आ गया है और अच्छा नंबर आया है. पाकिस्तान का 9 साल में हाईएस्ट करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है. मौका मिला प्रोग्राम में आगे चल के इस हवाले से हम जरूर बात करेंगे. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं April's full pink moon is named after the moss pink herb, one of the earliest widespread flowers of spring. Very nice, क्या बात है. अच्छा, कहते हैं आप ये हैं कि April's full pink moon visible tonight. पता नहीं आप लोगों ने कल गौर किया हो या ना किया हो, लेकिन कल जो चांद था वो इंतहाई ब्राइट था. और कल शाम के वक्त जिस वक्त मगरिब हो जाती है उस वक्त हम लोग पार्क में बैठे हुए, सारा को भी मैंने ढूंढने को दिया. मैंने कहा बताओ इसमें चांद कहाँ तुम्हें नजर आ रहा है आसमान में. तो बिल्कुल वो उफक पे होराइजन पे ही चांद था. होराइजन से थोड़ा सा ऊपर था और वो भी देख के काफी हैरान हो रही थी कि ये तो बहुत ब्राइट है आज. तो वाकई कल बहुत ब्राइट चांद था. चलें जी, इसके अलावा रज़ाक साहब ने हमें ये भी बताया कि आज पास ओवर का त्यौहार जो है वो बनाया जा रहा है. इस त्यौहार की खास इबादत बकरे या भेड़ की कुर्बानी है. इसराइल के इंतहा पसंद कल मस्जिद अक्सा में एक बकरा लेकर आ गए, लेकिन मुसलमानों ने जबरदस्ती मसायवत करने पर पुलिस ने उन लोगों को वहां से हटा दिया. जो जूडाइज्म है या यहूद जो मजहब है उसमें पैस ओवर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका
त्यौहार होता है और ये बेसिकली बात करता है सल्वेशन की, आज़ादी इसराइलियों की, बनी इसराइल की जो आज़ादी थी. और आपको पता है कि इजिप्ट में बहुत तवील अरसा जो है उन्होंने गुलामी की जिंदगी गुजारी थी और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को भेजा और यहूदियों को जो है वो इस गुलामी की जिंदगी से जो है वो आज़ाद करवाया. सो इट मार्क्स द एंड ऑफ द स्लेवरी पीरियड फॉर बनी इसराइल और उसको मार्क करने के लिए और उसको सेलिब्रेट करने के लिए दे सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विच इज कॉल्ड पासओवर. और आप इसके बारे में मजीद भी पढ़ सकते हैं. इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं सचिन तेंदुलकर टर्न्स 51 वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोलिफिक बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम. ही इज द ऑल टाइम हाईएस्ट रन scorer in both ODI and Test cricket with more than 18,000 and 15,000 runs. Was a member of Parliament Rajya Sabha by nomination from 2012 till 2018. बिल्कुल जी, तस्वीरों का एक कोलाज जो है वो भी शेयर किया है जीशान बेग साहब ने और बड़ी स्ट्रेटेजिकली सेलेक्टेड पिक्चर्स हैं आपकी. एक तस्वीर में सचिन तेंदुलकर जो है वो कोलकाता की क्राउड को कह रहे हैं कि धीरज रखो, धीरज रखो. अगर आपको याद हो तो कोलकाता की ये एक बड़ा मशहूर ज़माना मैच हुआ था जिसमें सचिन तेंदुलकर टकरा गए थे, गालिबन शोएब अख्तर के साथ टकराए थे या क्या हुआ था और फिर रन आउट हो गया था. नदीम खान के करियर का सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट था जो उन्होंने बाउंड्री से थ्रो मारी थी और तेंदुलकर रन आउट हो गए थे. फिर पब्लिक ने जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स पे जो है वो गोलाबारी करना शुरू कर दी थी. और फिर उसके बाद जो है हुआ ये कि इसके अलावा जीशान बेग साहब ने जो अगली तस्वीर लगाई है वो लगाई है शोएब अख्तर का फर्स्ट बॉल पे तेंदुलकर को बोल्ड करने की. ठीक हो गया. तीसरी पिक्चर जो उन्होंने लगाई है इट्स दैट इनफेमस DRS सचिन तेंदुलकर सईद अजमल के हाथों LBW हुए थे मोहाली का जो 2011 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था और उसमें आज तक समझ में नहीं आया कि ये इतना प्लम आउट था और किस तरह सचिन तेंदुलकर को DRS ने बहुत तवील टाइम, रिमेंबर DRS टुक द इटर्निटी ऑलमोस्ट इसको डिसीजन लेने में. और इयन गोल्ड को भी आज तक ये समझ में नहीं आया कि हाउ दैट वाज़न्ट द आउट. और तेंदुलकर वहां अगर आउट हो जाते तो इस मैच का पासा पलट जाता. लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच सर. बहुत एज आई सेड स्ट्रेटेजिकली आपने जो है वो ये तस्वीरें सेलेक्ट की हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. ऑलराइट, चलें जी. इसके अलावा और क्या चीज़ है, आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास जी पहुंच रहे हैं फेसबुक पर भी, उनको भी हम थोड़ी देर में शामिल करते हैं. फेसबुक पे मैं फिलहाल से वही मैसेजेस शामिल करूंगा जो आपने मेरे टॉपिक के या मेरा जो कमेंट है उसके नीचे टाइप किए हुए होंगे. अच्छा, जवेद साहब आज लेट हो गए जी. लैरी नासर US जस्टिस डिपार्टमेंट अनाउंसेस सेटलमेंट. ओहो, लैरी नासर एक बड़ा ही बदनाम ज़माना कोच था US जिम्नास्टिक टीम का और इस पर सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से ये बहुत अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहा होगा जेल में. और कहते हैं जी ये क्लेमेंट को जो है जो ज्यादती का शिकार हुए सर्वाइवर्स थे इस पूरे मामले के, the US Justice Department will pay $138 million to the survivor of disgraced national gymnast team Dr. Larry Nassar. Alright, चलें जी. कहते ये हैं कि FIA ने जो है वो लैरी नसर के हवाले से बहुत क्रेडिबल एविडेंसेस आई थी कि ये लड़कियों के साथ जो है ही इज बीइंग वेरी अब्यूसिव टुवर्ड्स देम. लेकिन FIA ने इस हवाले से कान नहीं धरा. तो वो जितनी भी विक्टिम्स थी उन्होंने जाके FIA डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऊपर जो है अमेरिका के वजारत कानून के ऊपर भी जो केस किया और अब वजारत कानून जो है जस्टिस डिपार्टमेंट से कहा जाता है वो उन सर्वाइवर्स को $138 मिलियन यानी 13 करोड़ 80 लाख डॉलर इनको पे कर रहा होगा. ऑलराइट, ह्यूज प्रोटेस्ट इन अर्जेंटीना अगेंस्ट एजुकेशन कट. जवेद साहब ने एक और ट्वीट किया है. अर्जेंटीना एक वो मुल्क है जिसका आपसे कुछ अर्सा पहले हम काफी जिक्र कर रहे थे और सीन ये हुआ है कि यहाँ पे नए प्रेसिडेंट आए जिनका नाम है खावियर मिलेई. और खावियर मिलेई साहब शदीद लिबर्टेरियन सोच को बिलोंग करते हैं. बहुत ज़्यादा दाएं बाजू की इनकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है और इन्होंने आके मुल्क में बड़े पैमाने पर कटौतियाँ शुरू कर दी थी. वैसे वाकई सीरियसली एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी चाहिए. मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि खावियर मिले के आने के बाद उन्होंने जो बहुत ही रेडिकल अपना रिफॉर्म प्रोग्राम वो लेकर आए थे. वेयर डज अर्जेंटीना स्टैंड राइट नाउ एंड एक्चुअली A lot of his reforms are working. ये मुकम्मल तौर से तो खैर काम नहीं कर पाए थे लेकिन क्योंकि काम करने नहीं दिया जाएगा बिकॉज इनके पास अभी तक पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं है.
क्योंकि इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी बिल्कुल नई पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन फिर भी वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म्स दैट ही ब्रॉट इन वाज सिग्निफिकेंट कट्स इन गवर्नमेंट फंडिंग, और एजुकेशन यूनिवर्सिटीज की भी जो है उन्होंने काफी ज्यादा फंड्स कट किए, जिसके हवाले से वहां पे प्रोटेस्ट हुए हैं. चलें जी, अभी उसके बाद एक वीडियो चल रही है. अताउर रहमान साहब ने एक वीडियो शेयर की है. मैं उसको अभी वीडियो तो नहीं सुन पाऊंगा सर, बिकॉज मैं अभी ऑन एयर हूं, लेकिन आप कहते हैं कि आज सुबह भी शारा फैसल बंद थी, कल भी 3 बजे से रात 9 बजे तक ट्रैफिक में फंसा रहा क्योंकि गलती से गाड़ी का ऑयल चेंज कराने डिफेंस की तरफ गया. 3 बजे तमाम रास्ते बंद हो गए. एक मेहमान की खातिर हजारों पाकिस्तानियों को बुरी तरह परेशान किया गया. इसको भी बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था. बिल्कुल जी, मैनेज किया जा सकता था. कल कामरान खान साहब ने जो है वो इस हवाले से एक ट्वीट किया, और जरा उस ट्वीट के नीचे आप लोगों की कमाल जरा बदतमीजी चेक करें, जो कि जस्टिफाई कर रहे थे कि यानी कोई साहब बैठे हुए हैं मीरपुर साकड़ों में और कह रहे हैं सही बाबा कराची में सही सड़क बंद किया, मेहमान है हमारा, मेहमान है. अरे भाई तू आ जा, तेरे साकड़ों ले जाते हैं, तेरे बता दो कुछ वहाँ है दिखाने को. अगर लाइक सीरियसली आई मीन क्या बोलें यार इस मुल्क का. बस आगे बढ़ते हैं. अताउर रहमान साहब ने वीडियो अपनी जो है ना वो शेयर किया. आप #सनराइज अदील पे जो है ना ये वीडियो देख भी सकते हैं. ओके, और क्या सीन है. शबरात तो ईद गुजर गए अपने उसी मलाल में, शबरात तो ईद गुजर गए अपने उसी मलाल में, उसका क्या चला जाता यार एक कॉल में. ओके, एमी अली की शायरी है. इट हैड गॉट एमी अली रिटन ऑल ओवर इट यार. ओके, उसका क्या चला जाता है एक कॉल कर लेती वाकई यार. शबरात और ईद, शबरात में कौन कॉलें करता है यार, लेकिन फिर भी. और कैसे हैं पटाखे, कैसे हैं तेरे पास, इसके अलावा यार हलवे कैसे बनाया तूने. मैंने जो मैं के जो अहम था, मैं जो अब अहम नहीं, बस यही फर्क है साहिब माजी और हाल में. ओहो, क्या बात है यार, जबरदस्त. ये वाला शेर बेहतरीन था. जुल्फी कहते हैं सुबह ले जाते हैं हम अपना जनाजा घर से, शाम को फिर उसी कांधों पे उठा लाते हैं. ओह यार, आज क्या हो रहा है सुबह लोगों को. ये जुल्फी शेर कह रहे हैं वो, लेकिन इस शेर में बहुत बेबसी किसी बात है. कहते हैं सुबह ले जाते हैं हम अपना जनाजा घर से, शाम को फिर उससे कांधों पर उठा ले आते हैं, यानी वापस आप जो है ना वो आ जाते हैं घर. ओहो यार भाई, ये बड़े टेंशन वाला शेर है जुल्फी. दैट्स नॉट गुड मैन. फहीम अली खान ने हमें आयत भेजी है, सूरह अंबिया की मशहूर आयत, जिसको हम आयत करीमा कहते हैं. आपके पास अक्सर मैसेजेस आते रहते होंगे कि हम फलाने काम के लिए आयत करीमा का एक जो है वो चला रहे हैं, एक नंबर पूरा करना होता है इसका. सो बहरहाल वो लोग आयत करीमा लोग समझते हैं जी, इस आयत करीमा में एक बड़ी ज़बरदस्त पावर है जो कि लोगों को मुश्किलात से जो है वो निजात दिलाती है. बिकॉज हज़रत यूनुस जो है आप जानते हैं जब मछली के पेट में थे और इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, तो उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी थी. और ये मशहूर जो है आयत कुरान में जो है हज़रत यूनुस की दुआ की हैसियत से भी जो है वो अक्सर लोग इसको पढ़ रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं. ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. और हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी न कभी ज़िंदगी में इसका वजीफ़ा ज़रूर पढ़ा होगा. सो ठीक है जी भाई, थैंक यू सो मच फहीम अली खान इस खूबसूरत दुआ को शेयर करने का. ईरान के प्रेसिडेंट गए नहीं, अभी कहाँ गए ईरान के प्रेसिडेंट. शारा फैसल के बहुत बड़े हिस्से में भाई अभी भी मोबाइल फोन बंद है, वो जो फौज वाला हिस्सा है उधर. ओनली 6% ऑफ डॉक्टर्स टुडे आर हैप्पी विद देयर जॉब. हसन शेख ने ये स्टैटिस्टिक हमारे साथ शेयर किया है कि सिर्फ 6% डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी नौकरियों से खुश हैं. नहीं यार, वैसे ये तो मुझे बात, ये पाकिस्तान का सर्वे, कहाँ का सर्वे, ये जरा मुझे बताओ हसन शेख. क्योंकि अगर कोई अमेरिका में डॉक्टर है, मैंने सुना यार उनसे ज्यादा तो कोई खुश होता ही नहीं है यार, बिकॉज दे आर द रिचेस्ट पीपल देयर. बरतानिया के डॉक्टरों के बारे में मैंने सुना कि वो जरा परेशान रहते हैं. पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी मुझे टेंशन में ही लगते हैं ज्यादातर वैसे, जब तक आपकी प्रैक्टिस चल ना जाए. लेकिन ये तो ज्यादा है यार काफी. ये मुझे बताओ ये कहाँ से तुमने नंबर उठाया. असल चीज तो ये पैदा होती है ना. चलो जल्दी से आप लोग के और मैसेज भी पढ़ लेते हैं. ताहा जैदी साहब, प्रे फॉर माई यंगर सन मोहम्मद आरिज, ही इज नॉट फीलिंग वेल. बहुत सारी दुआएं आपके साहबजादे के लिए, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल अता फरमाए, आमीन. उरुसा इजाज कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, लाइफ इज बैक टू नॉर्मल इन कराची. आई एम गोइंग on academic trip with my students today. Good luck to you. जोजी जोरेज का मैसेज आया है. नौशाद खान, अच्छा पता नहीं जोजी जोरेज कौन है और नौशाद खान कौन है बहरहाल, लेकिन मेट्रोवेल कराची साहब ने मैसेज किया. गुड मॉर्निंग, थैंक यू. अदील अंकल, आई एम उर्वा, टुडे इज माय यंगर ब्रदर बर्थडे, प्लीज विश हिम. ऑल राइट, उर्वा के यंगर ब्रदर को हैप्पी बर्थडे. फर्स्ट मैसेज ऑफ माइन, यू नेवर प्ले मोहम्मद अली शेखी सॉन्ग. अख्तर अंजुम कहते हैं
प्लीज प्ले मेरी आंखों से इस दुनिया को देखो. चलें जी, देख लेते हैं जी, बिल्कुल देख लेंगे आपकी आंखों से इस दुनिया को. अता शनवारी कहते हैं सुबह बखैर अदील साहब, सवाल ये था कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान के दौरान ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे का तस्करा क्यों नहीं हुआ. ऐसे ही इस्लामाबाद और कराची के रोड बंद कर दिए गए. देखें यार, मेरी जो कंस्पिरेसी थियरी है वो यही है कि तस्करा सिर्फ इसी का ही हुआ है, लेकिन पब्लिक में नहीं होना था. असल जो बातें हो रही होती हैं वो पब्लिक में थोड़ी हो रही होती हैं. जैसे घर के अहम तरीन डिसीजंस जो हैं वो टीवी लाउंज में बैठ के थोड़ी हो रहे होते हैं, वो तो दूसरी जगहों पे हो रहे होते हैं. समझ रहे हैं ना आप मेरी बात. In a year 2 is not being remembered the way our legend should be. अरशद महमूद मलिक कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने. हुमैरा अंसारी का मैसेज आया है. अदील सर, texting you for the first time. You are like adrenaline of my daily routine. I really appreciate all your effort. Listening to you while harvesting the wheat crop along with my sister and my mother in my village. Wow, that is so cool. यानी आप जो है वो इस वक्त गंदम की कटाई कर रही हैं और कर रही हैं अपनी बहन और अपनी वालदा के साथ, और शो जो है वो सुन रही हैं. एंड तो कौन सा आपका गांव कौन सा है हुमैरा, जरा ये बताइए किधर से आप हमारा शो सुन रही हैं. अदील भाई, आर्सेनल 5 गोल अगेंस्ट चेल्सी. So what are the chances of Arsenal being the champion this year? देखो यार, ये मैं आज से 2 हफ्ते पहले बात कर चुका हूँ. इस बार प्रीमियर लीग जो है ना वो जीत रही है मैनचेस्टर सिटी. इसमें तो कोई शक नहीं है, वो अपना क्राउन रिटेन करने में कामयाब हो जाएंगे. और बिकॉज द चैंपियनशिप इज देयर्स टू लूज नाउ, बिकॉज आर्सेनल का भी अवे गेम है, वाइट अभी नॉर्थ लंदन डर्बी है, देन मैनचेस्टर यूनाइटेड है. देयर आर चांसेस दे विल लूज द पॉइंट्स नाउ. लेकिन मैनचेस्टर सिटी के अब बड़े आसान गेम्स बचे हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि वो एक भी मजीद कोई पॉइंट जो है वो लूज कर रहे होंगे. सो यस, कल आर्सेनल बहुत अच्छा खेला, 5 गोल दागे उन्होंने चेल्सी को, लेकिन मैच जीतते हुए या सॉरी प्रीमियर लीग जीतते हुए तो नजर नहीं आ रहे मुझे. साजिद अंसारी साहब, अपनी उनके वालिद साहब की आज सालगिरह है. साजिद अंसारी साहब के वालिद को मेरी तरफ से मुबारकबाद. शनीला, थैंक यू. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो, yesterday Karachi I felt like insects. All the Karachi roads were closed and that was total insanity. सही कहा आपने भाई. अच्छा जी, मोहम्मद रैयान wants to invest in stock. Please explain how can he as he is listening to you. तो भाई आप ऐसा करें कि अपने साहबजादे को, मेरा जो YouTube पे मैंने एक वीडियो लगाई हुई है स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हवाले से, डॉक्टर इजाज जीशान खान चाचड़ साहब, वो आप उनको सुना दें, बिकॉज यहाँ पे अब पूरी उस कहानी को रिपीट करना बहुत नशर मुकर्रर हो जाएगा. सो बिल्कुल जी, बिल्कुल कीजिए. अच्छा जी, जुहैब कहते हैं यू हैव अ डिफरेंट वॉइस माशाल्लाह एंड डिफरेंट स्टाइल. आई लाइक योर शो वेरी मच. थैंक यू सो मच. बावलपुर से आपने मैसेज किया. जहूर खान, गुड मॉर्निंग अदील भाई फ्रॉम रावलपिंडी, मिसिंग कराची एज वेल. अल्ताफ बेग कहते हैं गोइंग टू ड्रॉप माई किड्स अरहम एंड फबीहा. एंड चलें जी, ग्रेट. सलमान शहजाद, थैंक यू. उस्मा सिकंदर, गुड मॉर्निंग. yesterday was no doubt not a great day for travelers in Karachi, but looking on brighter side, at least the government didn't decide to close the mobile network as always. बाज़ इलाकों में जो है मोबाइल फोन सर्विस भी बंद हुई है. इतना ज़्यादा खुश ना हो आप. रोमाना जलील कहती हैं, एट व्हाट टाइम डू यू डू योर यूट्यूब प्रोग्राम? सो माई यूट्यूब प्रोग्राम स्टार्ट्स एट अराउंड 9:15 पाकिस्तान टाइम. So since you listen to the program in Melbourne, Australia, तो आपके लिए जो है ना ये ज़ाहिर है काफ़ी लेट हो जाता होगा. सो इस वजह से आप बाद में उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो देख सकती हैं. राना मोहम्मद राजपूत, थैंक यू. हमाद बेग, क्या हाल है? से माई सलाम. चलें जी, फेसबुक के सारे मैसेजेस मैंने जो है ना वो ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं. और फरहान साहब का मैसेज आया है, वो कहते हैं, अच्छा ओह भाई रेहान अलवी साहब का मैसेज आया, कहते हैं पिक्चर टेकन बाय माय डॉक्टर सुहाशी, नोटिस ब्राइटनेस ऑफ यस्टरडेज मून. कल का चांद वाकई बहुत ब्राइट था. इसके अलावा फरहान अदा कहते हैं भाई जल्दी पहुंचे, इब्ने इंशा को की रूह तड़प रही होगी, साथ में हम सबको कमाल का टॉर्चर दिया जा रहा है सुबह सुबह. अच्छा, ये क्या चीज़ हुई है मुझे नहीं पता फरहान, किस चीज़ के हवाले से तुम बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी चलें जी. इसके अलावा राना, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग आपने भेजा. और वानिया का मैसेज आया, माय ब्रदर अयान नुमान A-level एग्जाम विल स्टार्ट सून. He has done his preparation but also needs prayers. जबरदस्त जी, बहुत सारी प्रेयर्स आपके भाई अयान के लिए जो कि A-levels के एग्जाम में जो है वो अपीयर हो रहे हैं. एंड देन शफकत नजीर साहब कहते हैं विच एयरलाइन इज द बेस्ट इन पाकिस्तान. अच्छा, इस पे मैं अभी नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको ना ये नाम लिख के मैंने भेज दिया है आपको सर मैसेज में, वरना मैं किसी को अगर ऑन एयर एंडोर्स करूंगा तो फिर लगेगा ये कि मैं पैसे ले गए ये बात कर रहा हूँ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.
अच्छा जी, क्या कहते हैं, स्टिल कंटेनर्स आर नॉट रिमूव फ्रॉम शारा फैसल स्ट्रीट कनेक्टिंग शारा फैसल स्टक. अच्छा बिल्कुल जी. फरहान हसन कहते हैं कि ये तो जा चुके हैं ईरान के सदर, वापस चले गए. सुबह सुना है 8 बजे तक था सीन और वो जा चुके हैं वापस. लेकिन इनका कहना यह है कि जी अभी भी, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, अभी भी बहुत सारे कंटेनर शारा फैसल पे लगे हुए. इवन उन्होंने कनेक्टिंग स्ट्रीट्स कुछ खोल दी हैं, लेकिन ये प्रोसेस चल रहा है. बिकॉज सिंधी मुस्लिम का जो कट था, मैं जिस वक्त जा रहा था, कि मैंने फिर किया यही कि मैं जो हूँ ना वो टीपू सुल्तान रोड से मैंने शारा फैसल में जो है एंट्री मारी, और फिर उसके बाद मैं देख रहा था कि राइट लेफ्ट पे कुछ कंटेनर्स अभी भी रखे थे, लेकिन काफ़ी सारे कंटेनर्स रात भर उन्होंने शायद काम करके हटा दिए हैं, और अभी भी कंटेनर जो है वो रिमूव होने का सिलसिला चल रहा था. बट और क्या सीन है सर, और ये सीन है कि जनाब वाला हसान कहते हैं कि ये जो 6% ग्लोबल डॉक्टर्स की सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल बात कर रहे हैं कि दुनिया में जब सर्वे हुआ तो सिर्फ 6% डॉक्टर्स जो हैं वो मुतमईन थे. बट सवाल ये पैदा होता है कि बाकी लोगों का क्या सीन है. लाइक बैंकरों का सर्वे हुआ, बैंकर से पूछा गया कि आप में से कितने लोग जो हैं वो मुतमईन है और कितने लोग जो है ना वो मुतमईन नहीं है. तो ये चीज़ ज़रा देखने की है. और बाकी क्या सीन है, बाकी ये सीन है कि बस अब हम जो है ना वो आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नज़र डालने वाले हैं. और ओए होए, ये क्या सीन हो गया, JioNews.tv ने मेरा ट्वीट जो है वो शेयर किया है. थैंक यू सो मच. जुहेब ने ये शेयर किया है मलाला यूसुफजई के हवाले से. मलाला स्लैम्ड फॉर थिएट्रिकल कोलैबोरेशन विद हिलरी क्लिंटन. हमने कल इस हवाले से बात भी की थी बाय द वे. मलाला यूसुफजई उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है अपनी जो सेलिब्रिटी स्टेटस है कि वो गज़ा के हवाले से यूज़ करें. वेरी डिसअपॉइंटिंग. और फिर उसमें कुछ ट्वीट्स जो हैं वो शेयर किए हुए हैं, जिसमें निदा, जियो न्यूज़ ने अपना एक पोस्ट बनाया है. निदा करमानी का ट्वीट उन्होंने कहा है, मैडनिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग एट द सेम टाइम, व्हाट एन अटर डिसअपॉइंटमेंट मलाला, यू लेट अस ऑल डाउन. इसके अलावा खुर्रम हुसैन का ट्वीट है, लुक्स लाइक मलाला हैज सक्कम्ड टू द लूर एंड ट्रैपिंग ऑफ सेलिब्रिटी, इट्स ओवर, शी इज नथिंग मोर देन अ फेमस नेम नाउ. अच्छा, मेरा ट्वीट जो इस पे था, जो कि जियो न्यूज़ ने कोट किया है, वो ये है कि आई एम सॉरी इफ वी एवर हैड अ डिबेट ऑन मलाला यूसुफजई and I tried defending her. और एक और भी ट्वीट है मूना फारूक अहमद का, ओवर द इयर्स आई पैशनेटली डिफेंडेड मलाला बट इट्स नॉट रियली पॉसिबल टू डू दिस एनीमोर. कोलैबोरेटिंग विद समवन लाइक हिलरी नोन फॉर हॉकिश स्टैंड्स एंड हु एक्टिवली सपोर्टिंग द जेनोसाइड इन गाजा कास्ट अ शैडो ऑन बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड. सीरियसली स्पीकिंग आई थिंक मलाला यूसुफजई, ज़ाहिर है अंदाजा आपको भी होगा कि अच्छा एक और भी जो चीज़ है ना वो ये है कि मलाला चलें गजा तो चलें, मलाला की मजबूरी होगी कोई, मलाला फंड बंद हो जाएगा, गॉर्डन ब्राउन छोड़ के भाग जाएगा, जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जो कि मलाला को फंडिंग करती हैं वो पैसे देना बंद कर देंगी. मैं तो ये देखो यार, इस वक्त तो हर कोई ये बात मान रहा है, बल्कि अब तो काफ़ी सारे जो नून लीग के लोग हैं वो भी कहने लगे हैं कि यार ये पाकिस्तान में ज़रा 2018 से भी ज़्यादा सीन हो गया. ठीक है जी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई पाकिस्तान में, इलेक्शंस को जिस तरह तहस नहस किया गया, जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, मलाला ने एक लफ्ज़ इस चीज़ के हवाले से जो है ना वो नहीं बोला है. कम से कम बस क्या आप बोलें यार, सीरियसली. एनीवे, मलाला यूसुफजई कैंसिल कर दिया भाई इसको, बिल्कुल अवाम ने कैंसिल कर दिया. अब मैं बता रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कोई डिफेंडर अब आपको जो है ना वो उसका मिलने वाला है. लेकिन खैर चलें जी, आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नज़र डालते हैं. कल की सबसे बड़ी खबर, वेल ईरान के सदर के हवाले से नहीं, ईरान के सदर तो चलो परसों सबसे बड़ी खबर थी, लेकिन कल सबसे बड़ी खबर जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई. कल शाम के बल्कि कहूँगा कि रात के पहर में जो है वो ये खबर आई. इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फुल कोर्ट इजलास हुआ और उसमें एक बार फिर से तमाम जजेस, आपको अगर लग रहा होगा कि ये 6 जजेस ने जो खत लिखा था वो मामला अब जरा दब रहा होगा, बिकॉज आपको पता है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने बहुत तवील एक तारीख इसमें जो है ना वो दे दी थी. लेकिन अब क्योंकि एक हफ्ते के बल्कि अगले 5 दिन में जो है वो इसकी हेयरिंग होने वाली है एक बार फिर से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो कल सब एक बार फिर एक जगह यकजा होकर बैठे. अच्छा, मुझे नहीं पता कि इसमें चीफ जस्टिस जो हैं वो भी मौजूद थे या नहीं थे, लेकिन सीन क्या हुआ है खबर सुने जरा.
एजेंसियों की मुदाखलत पर भरपूर रद्द अमल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में तमाम जजों की शिरकत, यानी आमर फारूक साहब भी मौजूद थे। अदालती उमूर में मुदाखलत खत्म करने पर इत्तेफाक तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में मुत्तफ़िका मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। एलामिया रजिस्ट्रार भी इजलास से बाहर रहा। अबुल हसनात की वापसी की सिफारिश जस्टिस मोहसिन कयानी ने किया। ये अबुल हसनात जज कौन है? अबुल हसनात जुल्करनैन, ज़ाहिर है ये वो जज है जिसने इमरान खान को साइफर केस में सजा सुनाई थी। इनको वापस लाहौर हाई कोर्ट भेजने की जो है वो का फैसला कर दिया गया है। बिकॉज अगर आप जो अपील का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं इस साइफर केस में, तो आपको इस बात का अंदाजा हो रहा होगा कि लिटरली यानी आमिर फारूक जैसे जज जो हैं, उन्होंने भी द वे जिस केस वॉज कैरिड आउट, जिस तरह ये केस चलाया गया था, जिस बेहंगम अंदाज से, और तमाम तर जो कवानीन है, अदालती कवानीन है, देखो मेरिट की तो बात अलग है, वो तो बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन प्रोसीजर में ही जो है ना इन लोगों ने तबाही फेर दी थी। सो बहरहाल हुआ कुछ ऐसे ही कि ये जजेस जो हैं ये एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए। उन्होंने कहा कि हमें अपना मिल के अपने आप को जो है वो दिफा करना पड़ेगा। बिकॉज आपने ये भी देखा कि इन जजेस की जाती जिंदगियों के हवाले से भी जिस तरह की लग़्व और गंदी कैंपेन जो है वो चलाई गई है, स्पेशली जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को जिस तरह जो है वो टारगेट किया गया है, ये भी आप देखें। उसके बावजूद तमाम बहरहाल जजेस एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। डॉन ने भी आज अपनी लीड यही बनाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस look to create bulwark against meddling. Full court meeting proposes reactivation of inspection team to curtail interference in judicial affairs. Insiders say polarization among judges. Comprehensive proposal to be submitted to Supreme Court tomorrow. Challenge. ये आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है? Foreign loan target missed amid major slippages. Pakistan receives $9.8 billion in July to March against annual target of $17.4 billion. Low inflows mainly due to adverse global environment and poor credit rating of Pakistan. Challenge. और क्या खबर है? इसके अलावा फाफिन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि लो टर्नआउट एंड इर्रेगुलरिटीज अबाउंड इन by-election. Reports say observers barred from their duties at 19 polling stations in 2 Punjab constituencies. इसके अलावा क्या सीन है? Men deciding terms of nikah put brides at disadvantages. ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट. In case of any ambiguity in nikah nama, benefit should go to the wife. Justice अतर मिनल्ला holds. Good decision. Absolutely good decision. आगे बढ़ते हैं. असद कैसर कहते हैं बानी पीटीआई इस माह के आखिर तक जेल से बाहर आ जाएंगे. आई थिंक ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, पर पता नहीं क्यों ये बताई जाती है बात, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं. तिजारती मुआहिदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है. अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान को वार्न किया है. अमेरिकी सदर माफ कीजिएगा ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ये बात की है. अमेरिका 20 बरस से पाकिस्तान में सबसे बड़ा सरमायाकार अभी मुमकिना पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहे, खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते रहेंगे. ओके जी. नवाज शरीफ एक दौरे चीन पर गए हैं, जिसके बारे में काफी सारे लोगों का ये कहना है कि ये उनका एक निजी जो है वो दौरा है, तहम काफी सरकारी अंदाज में ये ट्रैवल कर रहे हैं. कहते ये हैं कि जी नवाज शरीफ के दौरे चीन पर नून लीग के मुताजाद बयानात ने मामला उलझा दिया. ये एक्सप्रेस का लिखना है. ईरानी सदर के दौरे पर चीन चले जाने पर भी सवालात. पहले दौरे की ही तरदीद कर दी गई थी. कहा गया मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं. फिर उस्मा बुखारी ने कहा कि वो नुमाइश देखने के लिए गए हैं. यानी खैर नून लीग की तरफ से ये कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें करना पहली बार तो ऐसा नहीं है, लेकिन मियां साहब एक काफी सीक्रेट दौरा चीन पर गए हैं. सीक्रेट इस लिहाज से नहीं खामोशी से किसी जहाज के भोड़ में बैठ के गए हो, नहीं, लाइक वो गए हैं चाइना. पहले तो नून लीग ने कहा कि नहीं कोई नहीं गया चाइना वो, लेकिन फिर अब कह रहे हैं जी गए हैं वो बिल्कुल. लेकिन उसकी जो मकासद हैं वो क्या है ये अभी तक जो है ना किसी को समझ में आ नहीं रहे हैं. ओके जी. और क्या सीन है? साद रफी का कहना है साद रफी अपनी पुरानी तकरीर एडिट करके जारी करने पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया उन्होंने. और मलिया लोधी का कहना है कि पाक अमेरिका बेहतर ताल्लुकात अमेरिका के मफाद में नहीं तो ये हमारा मसला नहीं. यार ये कैसी बातें करती हैं मलिया लोधी यार, इतनी सीजन जो है डिप्लोमेट, और ये बोल रही हैं कि हमारा मसला नहीं है. अब भाई क्या हो गया? इमरान खान का ये कहना है 8 फरवरी को अवाम एक जानिब खड़े थे तब डील करते, अब किस पर करेंगे? आई अच्छा बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं, अपने मुखालफिन को कहना चाह रहे हैं. लिए चलते हैं आपको टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जानिब.
बहुत लंबा लिंक हो गया बिकॉज आज ब्रेक नहीं था 45 का, इस वजह से मैंने कहा कंटिन्यू करते हैं. आपको गाने वाने भी सुन लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी फिलहाल टाइम चेक, कमर्शियल ब्रेक और मिलते हैं उसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. चलें जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज में अब टीमें जो हैं वो पहुंच गई हैं लाहौर, जहां पे उनकी प्रैक्टिस तो मेरे ख्याल से कल नहीं होगी बिकॉज उनको भी वो भी तंग हुए होंगे. न्यूजीलैंड वाले भी कह रहे होंगे माई वो इज कमिंग टू पाकिस्तान मैन, द इरानियन प्रेसिडेंट, द एंटायर सीरीज क्लोज. सो चलें जी, लेकिन नहीं, पाकिस्तान टीम ने कल प्रैक्टिस की है और सुनने में आया कि इंजर्ड मोहम्मद रिजवान कौमी टीम के प्रैक्टिस सेशन में शामिल नहीं हो सके. कहते ये हैं कि उनको आराम दिया गया, उनके स्कैन की रिपोर्ट का इंतजार है और अगले मैच में उनकी शिरकत का फैसला जो है वो यही बात डिसाइड करके किया जाएगा या यही देख कर डिसाइड किया जाएगा कि वो इस काबिल हैं कि खेले जाएं या नहीं. बट लेट्स सी क्या होता है जी. इसके अलावा अच्छा, आज एक्सप्रेस का ये लिखना है कि ओपनर्स की भरमार, बैटिंग ऑर्डर तश्कील देना दर्द सर बन गया. दुरुस्त कॉम तो सिलेक्शन कमेटी से पूछना चाहिए कि भाई ये थोक के हिसाब से ओपनर्स क्यों रखे हुए हैं. और फिर आप ये भी देखिए कि कुछ लोग जो ओपनर्स नहीं है वो अपने आप को सुबह उठ के यही बोलते हैं, तू ओपनर है यार, तू ओपनर है, पॉप्सी तू ओपनर है. दुरुस्त कॉम्बिनेशन की तलाश में तजुर्बात जारी. न्यूजीलैंड से चौथे T20 के लिए पोजीशन में तब्दीलियों का इम्कान. शाहीन और नसीम शाह को आराम देने पर गौर. मोहम्मद रिजवान की फिटनेस बहाल न हुई तो खला को पुल करने के लिए मोहम्मद फखर जमान मजबूत उम्मीदवार. उस्मान की तीसरे नंबर पर तरक्की मुमकिन. इमाद वसीम को पहला मौका मिलने का इम्कान. मसाइल का हल तलाश करने के लिए मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिए. नेट प्रैक्टिस में खामियों पर काबू पाने के लिए कोशिश है. तवील फील्डिंग सेशन में कैचेस की भरपूर मशक की गई, यानी कल बड़े इंपॉर्टेंट कैचेस छूटने वाले हैं पाकिस्तान के. ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं. कल है मैच, बाय द वे, पता है ना आपको, अभी 2 मैच लाहौर में होने वाले हैं. और क्या सीन है हो यार, कल वेस्ट इंडीज ने क्लीन स्वीप कर लिया यार होम ग्राउंड पे पाकिस्तान के खिलाफ. तीसरे मैच में भी वेस्ट इंडीज ने कामयाबी हासिल की और बासानी तीनों मैचेस जो वो, एक मैच थोड़ा क्लोज चला गया था, वहां पे पाकिस्तान कमबैक कर सकता था इस सीरीज में. आखिरी बॉल पे इन्होंने 1 रन पे 1 विकेट से शायद जीतने में कामयाब, 2 विकेट से वेस्ट इंडीज जीतने में कामयाब हुआ था. लेकिन कल के मैच में एक तरफा मुकाबला 88 रन से वेस्ट इंडीज कामयाब हुआ. पहले बैटिंग करते वेस्ट इंडीज की खवातीन की टीम ने 278 रन बनाए और 141 रन की जो है वो जबरदस्त इनिंग खेली न्यूजीलैंड की एक खातून खिलाड़ी ने जिनका नाम है मैथ्यूज. और ये उन्होंने 139 रन पर ये इनिंग खेली, 39 गेंदों पर. जवाब में पाकिस्तान की टीम जो है वो सिर्फ 190 रन बनाकर आउट हो गई. वेरी सैड. ओके, और क्या सीन है जी. लेजेंड्स क्रिकेट लीग फिक्सिंग स्कैंडल की जद में आ गई. ब्रूम और थारंगा का टीम मैनेजर पर खराब खेल पर रकम देने की पेशकश का इल्जाम. जितनी लीगें होती हैं यार, इन सब का कुछ यही हाल है यार. अच्छा जी, सुनील नारायण का वर्ल्ड कप के लिए टीम में वापसी पर इनकार. और सुनील नारायण इस वक्त जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग में जो है वो खेल रहे हैं. वो कहते हैं कि जी उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान जो है वो बहुत सोच विचार के बाद किया और मैं अपने रिटायरमेंट के इस फैसले पर कायम हूँ. पिछले साल अगर आपको याद हो तो उन्होंने ये कहा था कि वो टीम से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं. ज़ाहिर आप जानते हैं वेस्ट इंडीज इज द को होस्ट ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप दिस टाइम, जिसकी वजह से उनको कहा यह जा रहा है कि भाई हमारी तगड़ी टीम होनी चाहिए. मुझे नहीं पता कैसी, आई थिंक शायद इनकी परफॉर्मेंस नारायण की अच्छी जा रही होगी जिसकी वजह से वो टीम में वापस होने का उनका जो है वो इसरार किया जा रहा है. बट खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. भारतीय मीडिया को टीम के पाकिस्तान ना जाने का यकीन. चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अभी से हाइब्रिड मॉडल अपनाने की रिपोर्ट सामने आने लगी. बिल्कुल जी, इंडियन मीडिया बिल्कुल कंफर्म बताता है कि इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी. देखिए, इसका बहुत कुछ इन्हिसार जो है वो भारत के इलेक्शन के रिजल्ट पर भी है. अगर इंडिया में जो इंडिया अलायंस की हुकूमत बन जाती है, जो शायद कुछ सीन बन सके, लेकिन अगर एनडीए की हुकूमत आती है, बीजेपी की हुकूमत होती है, तो उसका मतलब ये है कि फिर पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात जो हैं वो कुछ इसी तरह के ही रहेंगे. चलें अब जल्दी से बात कर लेते हैं हम फुटबॉल के हवाले से. और फुटबॉल के हवाले से जो है वो हम ये बात करेंगे कि कल इंग्लिश प्रीमियर लीग का मैच खेला गया और कल जो इंग्लिश प्रीमियर लीग का मैच खेला गया उसमें आर्सेनल वाज होस्टिंग चेल्सी. एक जमाना था कि ये जो इसको लंदन डर्बी है, बिकॉज दोनों टीमें लंदन की हैं, और ये बड़ा एक अच्छा मैच हुआ करता था और जनरली चेल्सी जो है वो इसको
पोस्ट रोमान अब्रामोविच टाइम पे डोमिनेट ही किया करता था. लेकिन आप जानते हैं पिछले 2 साल से यूक्रेन की जंग का जो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वो यही हुआ है कि रोमान अब्रामोविच जो कि व्लादिमीर पुतिन के काफी करीबी रूसी शख्सियत थे जो कि इस टीम को ओन करते थे, उनको फोर्स किया गया कि जी आप जो है ना वो इसकी ओनरशिप को बेचें. उसने अपनी ओनरशिप को बेच दिया, लेकिन बेचते हुए उसने कोई ऐसी बद्दुआ दी है चेल्सी की टीम को कि ये टीम अभी तक जो है ना ये संभल नहीं पाई है और अब एक बहुत ही मिड लेवल की सी ये टीम बन गई. अच्छा, मैं ज़ाहिर होता ये कि जब आप फुटबॉल फॉलो कर रहे होते हैं तो आप कोई 1 या 2 टीमें 3 टीमें, जैसे इस बार मैं आर्सेनल, लिवरपूल और मैन सिटी को फॉलो कर रहा हूँ तो आपको उनके जरा प्लेयर्स के नाम भी पता होते हैं, उनकी पोजीशंस भी पता होती हैं, उनकी थोड़ी बहुत आपको कारकर्दगी का ही पता होता है. लेकिन चेल्सी ऑनेस्टली बिकॉज एक मिड टेबल साइड बन गई है तो आई वाज़न्ट रियली फॉलोइंग देम. कल का मैच आर्सेनल वाला मैच मैंने जरा गौर से देखा है, अंदाजा वाकई यही हुआ कि इफ चेल्सी इज राइट नाउ जो पॉइंट्स टेबल पर 90 नंबर पर मौजूद है तो फिर बात समझ में आई कि वाकई वो 90 नंबर पर क्यों मौजूद है, बिकॉज दे हैव बीन अ प्रीटी बैड साइड एक्चुअली. कल बहरहाल जी आर्सेनल ने जबरदस्त डोमिनेट किया गेम को, 5-0 से कामयाबी हासिल की और पहला हाफ के खिताम पे जो है वो ये मुकाबला 1-0 से आर्सेनल ने बढ़त कायम की हुई थी और आई थिंक पहले हाफ के आखिरी कोई 15-16 मिनट जो है वो चेल्सी अच्छा भी खेला था और 1-2 तो मौके उनके बहुत अच्छे आए थे, लेकिन सेकंड हाफ वाज ऑल आर्सेनल और एक तकरीबन कोई 15-16 मिनट का एक स्पेल था जिसमें आर्सेनल ने 4 गोल स्कोर किए. फॉर्मल चेल्सी प्लेयर केई हावर्ट्स ने जो है वो 2 गोल स्कोर किए, इसके अलावा वाइट ने 2 गोल स्कोर किए. सो आर्सेनल जो है ये मैच जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल पर अब 3 पॉइंट की सबकत ले गया है ओवर लिवरपूल. लेकिन आर्सेनल को जो चीज बहुत ज्यादा सूट कर रही है और सपोर्ट कर रही है वो उनका गोल एवरेज है. इस वक्त सबसे गोल डिफरेंस है, सॉरी आर्सेनल का सबसे अच्छा गोल डिफरेंस इस वक्त है 56 गोल प्लस उनके हैं. लिवरपूल इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 है 74 पॉइंट्स के साथ. लिवरपूल आज एक्शन में होने वाला है और इस मैच पे इस हवाले से जरा हम बात करते हैं. मैनचेस्टर सिटी पॉइंट टेबल पर 3रे नंबर पर है 73 पॉइंट के साथ. लेकिन ये बात याद रहे आर्सेनल अपने 34 मैचेस खेल चुका है, लिवरपूल ने 33 मैचेस खेले हैं और मैन सिटी ने सिर्फ 32 मैचेस खेले हैं. यानी मैन सिटी अगर अपने अगले दोनों मैचेस जीतने में कामयाब हो जाता है तो उनको आर्सेनल के ऊपर जो है वो 2 पॉइंट्स की सबकत हासिल हो जाएगी. हाउ मच आर्सेनल वुड वांट मैन सिटी टू ड्रॉ one of their next 2 games, that would be so cool. अच्छा, जो आज अभी मैन सिटी तो अब फ्राइडे को एक्शन में है मेरे ख्याल से, आई थिंक कल रात एक्शन में है तो फ्राइडे आपके पाकिस्तानी टाइम रात 12 बज चुके होंगे तो फिर वो एक्शन और वो दे आर ट्रैवलिंग टू ब्राइटन. आई रियली डोंट थिंक ब्राइटन इस तरह की टीम है जो कोई बहुत बड़ा चैलेंज पुट अप कर पाएगी. लेकिन आज लिवरपूल एक्शन में है, इनका मुकाबला एवर्टन के साथ होने वाला है और एवर्टन और लिवरपूल जो है ये दोनों एक ही इलाके की टीमें हैं और एक जमाने में ये बड़ा एक ये भी एक डर्बी है मैच, इसको मर्जी साइड डर्बी जो है वो कहा जाता था और एक जमाने में जो है वो टर्न ऑफ द सेंचुरी और उसके बाद भी ये और इवन इन द 90s एंड ऑल ये बड़ा जबरदस्त मैच हुआ करता था और बड़ा वन ऑफ द मोस्ट फियर्स राइवलरीज जो हुआ करती थी. ज़ाहिर लिवरपूल की हमेशा मैन यूनाइटेड के साथ भी रही है लेकिन वो मर्जी साइड क्योंकि वो एक ही जगह की दोनों टीमें थी तो इन दोनों के दरमियान भी काफी सख्त राइवलरी जो है वो रही है और बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ करता था. लेकिन रीसेंट टाइम्स में ज़ाहिर है इन दोनों टीमों के दरमियान गैप बहुत बढ़ गया है. एवर्टन के लिए तो ज़ाहिर है आप जानते हैं कि रेलीगेशन इज बीकनिंग फॉर देम, लेकिन जहां तक लिवरपूल का ताल्लुक है, बल्कि मैं कल हेड टू हेड देख रहा था और मैं ये देख रहा था कि पिछले शायद कोई 10-11 साल में सिर्फ 2 दफा एवर्टन जो है वो हराने में कामयाब हुई है लिवरपूल को. इसमें सबसे करीबी जो हुआ था मामला वो 2021 में, अब से तकरीबन 3 साल पहले उन्होंने लिवरपूल को 2-0 से एनफील्ड में शिकस्त दी थी. लेकिन अगर आप उससे पीछे चले जाएं तो फिर या लॉट्स ऑफ ड्रॉन मैचेस एंड ऑल बट एवर्टन has hardly managed to win anything. In fact, you have to go 2010 में जाएंगे आप तो फिर 2-0 से लिवरपूल को उन्होंने गुडसन पार्क अपना जो उनका ग्राउंड है होम ग्राउंड वहां पे शिकस्त दी थी. सो या आई थिंक लिवरपूल आर एक्सपेक्टेड टू विन दिस गेम एंड इसके अलावा जी मैनचेस्टर यूनाइटेड और शेफील्ड यूनाइटेड जो है वो भी आज एक्शन में होंगे. मैनचेस्टर यूनाइटेड होस्ट कर रहा है शेफील्ड को. शेफील्ड इस वक्त बॉटम ऑफ द टेबल साइड है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल उनके लेवल पर आकर जो है ना वो गेम खेलेगी. वो फुल पाकिस्तानी टीम बनी हुई है मैनचेस्टर यूनाइटेड. इस वक्त कोई सी भी टीम आ जाए, अभी कॉवेंट्री के साथ मैच हो रहा था, आप देखिए 3-0 जीत रहे हैं, 3-3 बराबर हो गया, पेनल्टीज पे जाके जीते और उसपे भी क्या सेलिब्रेशन उनकी हुई है, पता नहीं चैंपियंस लीग जीत गया क्या हो गया उनका. लेकिन खैर चलें जी, बहरहाल तो ये है सूरत हाल जी फुटबॉल की और ये है सूरत हाल थोड़ी सी क्रिकेट की. और अभी क्या सीन है,
अभी ये सीन है कि आपको जो है वो हम लिए चलते हैं, वी आर टेकिंग यू टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक, और उस कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है वो अब हमें गाना सुन लेंगे, बिकॉज काफी देर से हमने अब गाना नहीं सुना है. सो डोंट गो एनीवेयर. अगर आप ट्वीट करना चाहते हैं प्रोग्राम में तो यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, और इसके अलावा आप फेसबुक पे भी हमारी कम्युनिटी द सनराइजर्स कम्युनिटी पे जाकर मैसेज अपना छोड़ सकते हैं. भाई हमारे दोस्त सलमान शिमजा साहब ने जो है वो मैसेज किया है. माशाल्लाह इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है, वहाँ पे एक अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में गए हुए हैं, और कहते हैं काइंडली विश इमाद अ वेरी हैप्पी बर्थडे विच वाज यस्टरडे. एंड बिल्कुल जी इमाद, अगर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तो सलमान शिमजा साहब ने आपको न्यूजीलैंड से याद किया है और आपको सालगिरह की मुबारकबाद दी है, और कहते हैं भाईजान हल्का हाथ रखना चेल्सी वालों पर. नहीं, मैंने बहुत हल्का हाथ रखा चेल्सी. तो अब चेल्सी क्या, चेल्सी पे मैं सख्ती करूं, बिकॉज चेल्सी से मुझे उस लेवल की हेट नहीं है जो मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला सीन है ना, तो इसलिए मैंने बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत अच्छी न्यूट्रल बातें की हैं मैंने काफी ज्यादा. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Emma Janzeb, तेरा मेरा है प्यार अमर, from the original soundtrack from the drama इश्क मुर्शिद. ये गाना बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल, वैसे मैंने इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन वेरी नाइस, इट्स अ नाइस सॉन्ग, नो डाउट अबाउट इट. और काफ़ी सारे लोगों ने पसंदीदगी का इजहार किया ये गाना चलाते ही, जिसमें शिको सफ़ी कहते हैं अमेजिंग सॉन्ग, कुड आस्क फॉर अ बेटर स्टार ऑफ द डे. इसके अलावा डॉक्टर शैला लाइक दिस सॉन्ग टू, डॉक्टर नौशीन लाइक दिस सॉन्ग एज वेल. क्या बात है जी. और इसके अलावा रहमान खिलजी साहब को जो है वो तजस्सुस हुआ कि ये किस ड्रामे का ओरिजिनल साउंड ट्रैक है. चलें जी, जबरदस्त. जावेद साहब ने तफसील से भी बता दिया. बिलाल अब्बास हीरो हैं, दुर अफशां हीरोइन, लेडी लॉयर, लाहौर बेस्ड टर्न एक्ट्रेस. वाओ, दैट्स वेरी नाइस. द मोस्ट फेमस वन, पीपल आर क्रेजी अबाउट बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर. शारिक किदवाई साहब का भी मैसेज आया है. शारिक किदवाई साहब भी क्योंकि खानदान के काफी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो वो काफी अपडेटेड रहते हैं इंडिया के बारे में. पाकिस्तानी ड्रामे यार वाकई सीरियसली, आई मीन आई एम प्रीटी श्योर. वैसे तो आपको पता है ना हमारे जो मीडिया इंडस्ट्री है उसमें सिर्फ एक कंपनी है विच इज लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट, विच इज हम नेटवर्क. आई एम श्योर मैं हम नेटवर्क की मैंने कभी इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ी नहीं है ऑनेस्टली, बिकॉज उस कंपनी की तरह कभी मेरा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रुझान नहीं गया. लेकिन मुझे यकीन है इस बात का कि यूट्यूब की जो इनकी अर्निंग होती होगी दैट वुड बी समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बिकॉज एक एपिसोड के इनके जो है ना वो मिलियंस ऑफ व्यूज जो है वो आ रहे होते हैं, और इसमें जाहिर है इंडिया की तरफ से जो है वो इनकी बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे होते हैं. लाइक देयर आर 37.8 में, अभी मैंने इत्तेफाक से यूट्यूब पे ये खोला है तो हम टीवी के 37.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. वाओ. और एक वीडियो को आप देखें यार, ये देखें ना, अब इश्क मुर्शिद एपिसोड नंबर 25 34 मिलियन व्यूज, एपिसोड 26 35 मिलियन व्यूज. लाइक मैन, तो बाई भरी हुई है यार सीरियसली. जस्ट द नंबर ऑफ पीपल हु आर वाचिंग दीज एंड ह्यूज नंबर फ्रॉम इंडिया. और वो आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा इसका. बट क्वाइट कूल मैन, क्वाइट कूल, जबरदस्त, ग्रेट. और ये ओरिजिनल साउंड ट्रैक तो वैसे भी गेम काफी ऑन होती है. अच्छा जी, वसीम ताहिर साहब का ट्वीट है, कहते हैं कि ओनली रेडियो प्रोग्राम विच आई एम लिसनिंग सिंस रॉ. थैंक यू सो मच वसीम साहब, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा इफ यू रिप्लेस W with where, what and when, then T with T, you get the answer of the question. Where, there, what, that, when, then. क्या बात है, मैं डर गया कि कहीं आपने भी तो नहीं कहा कि टाइप क्या चेक बिटवीन W and T ऑन द कीबोर्ड. यार कल क्या चल रहा था, ये पागलपना है यार. अच्छा जी, इसके अलावा और क्या सीन है. फहीम अली खान कहते हैं शंघाई इलेक्ट्रिक विड्रॉज बिड टू एक्वायर मेजर स्टेक इन के इलेक्ट्रिक. वाई, वो पूछते हैं बट वाई ब्रो, वाई. यार ये कुछ समझ देखना पड़ेगा मुझे ऑनेस्टली. मुझे कल की जो है ना वो खबर जो है वो नहीं पता कि क्या कहानी है. लेकिन यार ये शंघाई इलेक्ट्रिक और इनका जो है ना ये पता नहीं अफेयर कुछ अजीब सा ही सीन चल रहा है यार. कभी आता है ये खरीद रहे हैं, कभी आता है नहीं खरीद रहे हैं. आपको पता है कि इसमें तो एक इतना बड़ा ग्रुप पाकिस्तान का बैठ गया इस चक्कर में. आप जान रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ. Shanghai Electric Power withdrew its offer to acquire 66.4% K Electric. The manager of the offer said in a notice to Pakistan Stock Exchange.
The deadline of the firm making an offer for K Electric expired on 20th April and Shanghai Electric withdraw its bid. And K Electric is the only electricity general blah 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 blah. कोई भाई पर ठीक है. The deal has been repeatedly delayed due to regulatory approvals and liquidity constraint as a consequence of mounting circular debt in the country's power sector. The government of Pakistan owns 24.4% stake. ठीक है, नहीं हो पा रहा यार, ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं होगी. ये डील होनी होती ना, ये काफी सालों पहले जो है ना ये हो चुकी होती. बट खैर, अच्छा जी. डॉक्टर नौशीन कहती हैं, अरे दिस गर्ल दुर्रे फिशा इज द न्यू सेंसेशन. आपको नहीं पता इनके दीवानों का. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बहुत लूजर हूँ. बल्कि इन चीज़ों के हवाले से, ये ड्रामे शरामे, क्या कहानी चल रही है, क्या हो रहा है. बल्कि किनकी, शुएब मलिक की जिनसे शादी हुई है, सना जावेद नाम है. मैंने ऑनेस्टली उनका मुझे पता भी नहीं था जब तक उनकी शादी शुएब मलिक से नहीं हुई थी. सो यार, आई हैव नो आइडिया मैन, एब्सोल्युटली नो आइडिया. कुछ नहीं पता चल रहा मुझे उसके बारे में. मैं बिल्कुल ढीला हूँ. अच्छा जी, जवेद साहब कहते हैं, मैंने इस ड्रामे का एक सीन भी नहीं देखा आज तक. ये भी बता दें शो में, और मुझे यकीन है आपने भी नहीं देखा होगा. बिल्कुल जी, ना मैंने देखा है ना जवेद साहब ने इस ड्रामे का एक सीन देखा है. यार मैंने तो कब से पाकिस्तानी ड्रामे देखे ही नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग. आई थिंक आई हैव टू गो बैक मेनी ईयर्स नाउ. आखिरी पाकिस्तानी कोई ड्रामा सीरीज मैंने या हमारे घर में कब चली होगी, नो आइडिया सर. पीर जहीर साहब ने कल के चांद की तस्वीर भेजी है. सर यह फेक तस्वीर आप मुझे भेज रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं आप पीर साहब. इसके अलावा डॉक्टर एजाज कहते हैं, अदील भाई फैंटास्टिक शो लास्ट नाइट ऑन यूट्यूब. अहमद इज डूइंग राइट एज ही इज रिफ्रेन्ड फ्रॉम प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विद इजराइल. अच्छा खैर, अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट ही इज बॉयकॉटिंग हैव गॉट नथिंग टू डू विद इजराइल. मैंने उसको अहमद को समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन अब उसकी मर्जी है. वो अगर ये फॉलो करना चाहता है, अब ही इज अ ग्रोन अप चाइल्ड and I don't want to force him to do. So if he feels कि उसका जो कॉन्शियस इस चीज के हवाले से क्लियर होना चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए. अच्छा जी, हमारे यहाँ जो दूध आया करता था अहमद की कहने पे हमने वो भी चेंज कर दिया. जी हाँ, अब मैं ज्यादा तफसील नहीं बता रहा आपको. अब्दुल हलीम मुगल साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज हाईलाइट एनी पॉजिटिव आउटकम ऑफ द इरानियन प्रेसिडेंट विजिट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान इकोनॉमिक और फाइनेंशियल गेन्स. देखिए, मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुगल साहब आजकल यूट्यूब शो देख नहीं रहे हमारा. सो इसका पाकिस्तान को सिर्फ एक फायदा हो सकता है ईरान के सदर के दौरे का, और वो ये कि जो ईरान पाकिस्तान को लेकर जा रहा है, एक बड़ी पेनल्टी पाकिस्तान पर ठुकवाने वाला है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से, उस पे ईरानी जो है वो जरा थोड़ी सी हम पे हल्का हाथ रख सकते हैं. फराज कहते हैं, रिगार्डिंग योर स्टेटमेंट रिगार्डिंग विद रेफरेंस टू योर स्टेटमेंट रिगार्डिंग मलाला, सपोर्टिंग मलाला and being apologetic about it, you were not wrong in supporting her at that time, just like you are not wrong to call her out now. Change in human nature. It's sad that change in Malala is on the other side of the spectrum. Yeah, absolutely. Malala could have become an absolute legend. और अपने जितने भी उनके skeptics हैं उनको वो अपनी तरफ कर सकती थी, लेकिन मेरे ख्याल से I think she's not even interested in that. I mean, she's a poster child of a particular narrative. एक बयानिए का मलाला जो है वो पोस्टर चाइल्ड बन गई हैं, और वो हैं, अब तो वो हैं, क्या कर सकते हैं इसमें. बट वेरी सैड. ऑलराइट, इसके अलावा क्या सीन है. लास्ट ड्रामा वाज हमसफर दैट आई वॉच्ड, फरहान रजा. वैसे वाकई यार सीरियसली मेरा ख्याल से मैंने भी शायद हमसफर वगैरह ही देखा होगा. हमसफर के बाद एक और भी जो ड्रामा आया था ना, वो वाला यार, वो सनम सईद वाला जो ड्रामा था, वो शायद मैंने आखिरी, आई थिंक दैट्स द लास्ट वन दैट आई वॉच्ड. ऑलराइट, इसके अलावा अदील भाई, सुनील नारायण बैटिंग अच्छे स्ट्राइक रेट से कर रहा है, स्कोर्ड 1 सेंचुरी एज वेल इन दिस सीजन इन आईपीएल. ओके, सर अकबर ने बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोट शेयर किया है, दोस हु वुड गिव अप एसेंशियल लिबर्टी टू परचेज अ लिटिल टेम्पररी सेफ्टी डिजर्व नाइदर लिबर्टी नॉर सेफ्टी. ये कि मुझे लग रहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने स्लेव्स के बारे में ये बात नहीं, आपको पता नहीं जितने अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स हैं ये खुद बड़े बड़े स्लेव ओनर्स रह चुके हैं. अच्छा जी, फहीम अली खान साहब ने कहा, ब्रो ब्रिलियंट सॉन्ग. ऑलराइट, इसके अलावा अकबर मंजूर कहते हैं, आपकी पॉडकास्ट रफ्तार पे इंडियन इलेक्शन पे ऑल 3 वीडियोस अपलोडेड नहीं. यार अभी तक सिर्फ एक वीडियो अपलोड हुई है, तो मेरे ख्याल दूसरी वीडियो आज इंशाल्लाह आज या कल में अपलोड हो जाएगी. इसके अलावा आई थिंक नियर फ्यूचर ग्रीन टीवी मस्ट सरपास हम टीवी बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग ऑल टाइप्स ऑफ ड्रामा इन मैसिव नंबर्स. दे हैव टेकन ऑन बोर्ड एंटायर टीवी इंडस्ट्री कास्ट. चलो अच्छी बात है यार, और भी चैनल्स होने चाहिए, बट दैट्स सो प्रीटी कूल मैन. जबरदस्त, सही जा रहा है यार. देन और क्या सीन है. अच्छा, अब लोग ना गैस कर रहे हैं आपके घर में कौन सा दूध आ रहा है, अब कौन सा दूध आ रहा है. मैं तो नहीं बताऊंगा उन्हें, मैं अब आपको इंडिविजुअल जो लोग मैसेज कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, लेकिन खैर
ऑलराइट, सुबह हमें डॉक्टर जीशान बेग ने याद दिलाया कि आज सालगिरह है अहमद रुश्दी साहब की, तो हमने कहा कि अहमद रुश्दी साहब का कोई अच्छा सा गाना चलाते हैं जो कि क्लासिक गाना भी हो, मशहूर भी हो और कोको कोरीना ना हो, तो चलें जी उनके मेरे पसंदीदा गानों में से एक गाना मोहम्मद अली साहब पे ये गाना फिल्माया गया था और बड़े शरारती अंदाज से उन पे ये गाना जो है वो पिक्चराइज करवाया गया था. सो आइए इसको एंजॉय करते हैं. मिलते हैं आपसे 3.5 मिनट के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अच्छा, इस गाने को चलाने की एक बहुत वजह जो थी ना वो ये भी थी, बहुत इंपॉर्टेंट. इवन तो आप देखें ना, रिकॉर्डिंग क्वालिटी इज सो बैड. आई मीन सीरियसली हमने अपनी जो है ना म्यूजिक, जो मूवी म्यूजिक है पाकिस्तान की क्लासिक, वो तबाह कर दिया उसको. या तो उस पर वो झंकार डाल दिए गए हैं जिसकी वजह से अच्छे अच्छे गाने, जैसे मेरा जो दिल चाह रहा था वो अकेले ना जाना, बड़ा खूबसूरत गाना गाया है. इसका खातून वर्जन भी है और मैन वर्जन आपको पता है कि वो अहमद रुश्दी मरूम साहब ने ही गाया था, लेकिन उसकी जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो बड़ी ख़राब. फिर मेरा एक और बड़ा पसंद का गाना है जो कि इतनी गंदी उस पर झंकार की हुई है कि हमें डिलीट कर देना चाहिए उसको अपनी लाइब्रेरी से. बट ये है प्रॉब्लम यार, क्या कह सकते हैं खैर इसके हवाले से. लेकिन खैर, सुहेब कहते हैं, सलाम अदील भाई, like you, I haven't watched Pakistani drama since long, but statistics say that not only Pakistani drama, our Coke Studio is far famous than Indian one. Coke Studio Pakistan subscriber 15 million, Coke Studio India subscriber 6 million. अच्छा, इंडिया में तो असल में कोक स्टूडियो के बहुत सारे वैरायटीज भी हैं ना. उनका कोक स्टूडियो साउथ भी है, कोक स्टूडियो बांग्ला भी है और इस तरह की भी कहानी है. बट नहीं, खैर एनीवे, इसमें कोई शक नहीं है. कोक स्टूडियो के आप जैसी कमेंट्स पढ़ेंगे आपको अंदाजा होगा कि इंडिया में वो कितना पॉपुलर है. बल्कि इतनी इंडियन पाकिस्तान मोहब्बत जो है ना वो कोक स्टूडियो के यूट्यूब चैनल के पाकिस्तानी गानों के कमेंट्स पे नजर आ रही होती है कि अगर लिबर्टी दी जाए दोनों जानिब के सियासतदानों की जानिब से तो मसला कश्मीर वहां पे सॉल्व किया जा सकता है. यानी आप जरा चेक कीजिए, लव टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, वी आर ब्रदर्स, दीज आर जस्ट बॉर्डर्स, दीज आर जस्ट लाइंस एंड ऑल. वहां पे फिर पाकिस्तानी आते हैं, वी लव इंडिया टू एंड इंडिया इज इन आवर हार्ट एंड ऑल. मैं हैरान रह जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार इतनी मोहब्बत दोनों मुल्कों के लोगों में, ये क्या कर रहे हैं मोदी जी यार ये. लेकिन खैर चलें जी, क्या कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि जल्दी से अब हम बढ़ते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों के हवाले से. और इंटरनेशनल खबरों के हवाले से पहले जरा बात कर लेते हैं, यूक्रेन वगैरह का जिक्र करते हैं. और आपको पता है कि अमेरिका ने $95 अरब की इमदाद का बिल जो है वो बिलाखिर उस पे 3 दस्तखत होने थे. पहला दस्तखत होना था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से, जो कि आपको पता है कि काफी इंटेंस डिबेट के बाद और काफी महीनों की टग ऑफ वॉर के बाद, रस्साकशी के बाद बिलाखिर उसको अप्रूव कर लिया गया ओवर द वीकेंड. अब उसके बाद जो कांग्रेस है, जो अमरीकी कांग्रेस है, जो कि उनका अपर हाउस ऑफ अमरीकी सेनेट, अमरीकी सेनेट विच इज द अपर हाउस ऑफ कांग्रेस, उन्होंने भी जो है वो इसको अप्रूव कर दिया है. और सेनेट ने भी जो है वो एक बाई पार्टिजान वोट रहा. 79 लोगों ने इसके हक में वोट दिया, 18 लोगों ने उसके खिलाफ जो है वो वोट किया. तो ये 6 महीने की तगदौ के बाद बिलाखिर अमरीकी हुकूमत इस बिल को पास कराने में कामयाब हो गई है. और $95 अरब का ये बिल है जिसमें यूक्रेन को सपोर्ट जानी है, जिसमें इसराइल को सपोर्ट जानी है और इसमें ताइवान को सपोर्ट जानी है. आपको पता है कि अमेरिका के एक बड़े सियासतदान ने अभी रिसेंटली, ये रिपब्लिकन पार्टी के सियासतदान ने एक्सेस ऑफ ईविल का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया. काफी अरसे बाद ये टर्मिनोलॉजी एक बार फिर सुनने को मिली है. जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसको पहली बार इस्तेमाल किया था एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी आफ्टर 9/11. ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया के लिए एक्सेस ऑफ ईविल का वर्ड इस्तेमाल किया था. फिर इस एक्सक्लूसिव क्लब में और ममालिक की भी जो है वो शमूलियत हो गई थी, जिसमें सीरिया भी शामिल था और इसमें जो है वो लीबिया भी शामिल था. आई थिंक सूडान को भी वो एक्सेस ऑफ ईविल में जो है वो शामिल किया करते थे. लेकिन अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो स्पीकर हैं उन्होंने एक्सेस ऑफ ईविल की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की रूस, ईरान और चीन के लिए. ईरान को बड़ा एजाज हासिल हुआ है इस चीज की कि उनकी जो है दोनों दफा एक्सेस ऑफ ईविल में ईरान जो है वो शामिल रहा है. सो आई एम प्रीटी श्योर अगर आप अमेरिका के एक्सेस ऑफ ईविल में शामिल हो रहे हैं तो बहुत सारे मुल्क जो है वो इसको एज अ बैज ऑफ ऑनर के तौर से जो है वो लेंगे. सो उन्होंने कहा कि जी एक्सेस ऑफ ईविल के खिलाफ ये बिल पास करवाना जरूरी था. तो बिलाखिर ये बिल जो है वो पास हो गया है और अब दब्बा के अमेरिकन असलहा जो है वो बेचा जाएगा ताइवान को, यूक्रेन को और इसराइल को.
और इसराइल ज़ाहिर है आपको पता है कि ये असलाह इनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा. कल काफ़ी दिनों के तात्तुल के बाद एक बार फिर से इसराइल ने जो है वो नॉर्दर्न गजा पे बमबारी जो है वो शुरू कर दी. लेकिन कल की बड़ी खबर इसराइल की जो है या गजा के हवाले से वो ये नहीं है कि इसराइल ने वहाँ पर फिर से बमबारी, अपनी रिलेंटलेस बमबारी जो है वो शुरू कर दी है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स चीफ हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई है कि जिन्होंने अपने अपने जिसे कहना चाहिए कि ये इज एक्चुअली हॉरिफाइड बाय द न्यूज़. कुछ रिपोर्ट्स ये आनी शुरू हुई हैं कि खान यूनुस जो शहर था उसका एक उसके हॉस्पिटल थे दो, एक का नाम नसर हॉस्पिटल था और दूसरा का नाम अल शिफा हॉस्पिटल था. और सुनने में आया है कि सम मास ग्रेव्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम दीज एरियाज, यानी लोगों को बड़ी तादाद में कत्ल करके वहाँ पे दफनाया गया इन दोनों हॉस्पिटल्स में. आपकी शायद नॉलेज में ये बात हो कि इसराइल ने जो सबसे पहला हमला और सबसे ज़्यादा खौफनाक हमले जो किए थे वो गजा की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर किया था. और कहते ये हैं कि ये जो नसर हॉस्पिटल है यहाँ से 300 अफराद की लाशें जो हैं वो बरामद हुई हैं. ये गजा के वो लोग हैं और इनके बारे में कहा यह जा रहा है कि इनको ला के एग्जीक्यूशन स्टाइल में जो है वो मारा गया है. और जाहिर है इंटरनेशनल मीडिया तो अभी यही बोलेगा कि वेल दीज क्लेम्स बाय द हमास रन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस in Gaza cannot be independently verified or substantiated. लेकिन बहरहाल जो खबर है वो ये है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी जो है वो इस पर रिस्पॉन्स आया है और उस पर अपने बहुत ही जैसे कहना चाहिए खौफ का इजहार किया है अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसानी हुकूक की जो कमीशन है उसके सरबराह ने. और ये वाकई बड़ी खौफनाक सिचुएशन है बिकॉज दीज आर प्रॉपर वॉर क्राइम्स. ये जंगी जराइम है जिसका ज़ाहिर है इन अ फेयर वर्ल्ड अगर दुनिया जस्टिस के प्रिंसिपल पे चल रही होती तो फिर बिन्यामीन नेतन्याहू को जवाब देना पड़ता. यानी ये वही चार्जेस हैं जो कि व्लादिमीर पुतिन पे वॉर क्राइम्स के लगाए जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक और उससे कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ यही वाक़यात ग़ज़ा में हुए. लेकिन आपको पता है कि अमेरिका कुछ नहीं करेगा इस पर, जो भी चीज़ ऐसी आएगी उसको वीटो कर देगा और बस That's the way it is. Anyway, आगे चल के जरा बात करेंगे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के हवाले से भी और उनका भी जिक्र और उसके अलावा थोड़ा सा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी जिक्र डाल करते हैं. सो लिए चलते हैं आपको अभी ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड भाई हमारे बड़े रेगुलर लिसनर हैं शहजाद नियाज साहब और एमी अली की तरह शहजाद नियाज साहब जो है वो भी शायरी से बड़ा लगाव रखते हैं और उन्होंने अपना एक ताज़ा कलाम जो है हमें भेजा है. जल्दी से मैं कुछ लाइनें उसकी जो है पढ़ लेता हूँ. मेरा जीना मुहाल करते हैं यार कितना ख्याल करते हैं, जीना दो भर हुआ है वैसे ही पे हम इस पर वबाल करते हैं, सांस बेरब्त रहने लगती है उसके तेवर नढाल करते हैं, एक जमाना इधर मेरा दुश्मन नैन उसके कताल करते हैं, रंजिश भूल कर गले लग जा फिर ताल्लुक बहाल करते हैं, आओ शहजाद गम भुला कर सब वजद में हम धमाल करते हैं. क्या बात है शहजाद साहब, जबरदस्त छा गए हैं आप भाई, क्या बात है, जबरदस्त. एमी अली साहब की तरफ से भी जो है हमारे जो रेजिडेंट पोइट हैं आपको पता है सनराइजर्स कम्युनिटी के, उन्होंने भी अपनी एंडोर्समेंट जो है वो इसको दे दी है. सो चलें जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया भाई, एक्सेलेंट. और क्या सीन है और जो है वो या 8:51 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज जो है वो आप तक पहुंच रही है और अभी जरा जल्दी से बात कर लेते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से. कल पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक अच्छा नंबर जो है वो सामने आया और तकरीबन कोई 9 साल के बाद पाकिस्तान ने सबसे बड़ा अपना करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो रिपोर्ट किया है मार्च के महीना. आमतौर से ये नंबर जो है ये आ जाता है मिड ऑफ द मंथ के करीब आ जाता है, लेकिन अभी क्योंकि वो ईद की छुट्टियां वगैरह आ गई थी तो उसकी वजह से ये नंबर बिलाखिर जो है ये रिलीज हो गया है. और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान ने 600 कोई 15, 16, 21 मिलियन ऐसी कोई नंबर एग्जैक्ट ध्यान से मेरे निकल गया, लेकिन बहरहाल करंट अकाउंट सरप्लस का जो है वो नंबर रिकॉर्ड किया है. नाउ
अ लॉट ऑफ, वो कहते हैं ना कि बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो अलाइन हो गए थे पाकिस्तान के लिए, बहुत सारे स्टार्स अलाइन हो गए थे जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इतना अच्छा नंबर जो है वो ये पुट अप किया है. रमजान में आमतौर से रेमिटेंसेस गो अप एज वेल. इसके अलावा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का नंबर जो है वो अभी भी हमने अच्छा नंबर जो है वो पुट अप किया. इवन दो इसमें खैर कोई शक नहीं है पाकिस्तान ने अपने पिछली 2 साल इकोनॉमी के लिए बिल्कुल जाया कर दिए अपने. अगर वो मोमेंटम जो फर्स्ट क्वार्टर 2022 में पाकिस्तान के इन तमाम नंबर्स का बना हुआ होता तो सिचुएशन डेफिनेटली काफी मुख्तलिफ होती. और सरप्लस रिपोर्ट करना एक अलग बात, लेकिन पाकिस्तान का कम से कम एक्सपोर्ट्स का नंबर और शायद रेमिटेंसेस का नंबर और ज्यादा ऊपर होता. लेकिन फिर भी जो है सो है. आपको पता है कि इस वक्त यही वजूहात हैं. इस वक्त इतना ज्यादा पाकिस्तानी रुपए के ऊपर दबाव नहीं है बिकॉज द डॉलर फ्लोज हैव बीन ओके. हमने पाकिस्तान में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के भी नंबर अभी देखे हैं रिसेंटली कि दीज नंबर्स हैव बीन सेटिस्फैक्टरी. सम फॉरेन मनी हैज बीन कमिंग इन, वो आ रही है और हमारी स्टॉक मार्केट में भी लग रही है. हमारी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड नंबर्स पे जो है वो इस वक्त ऑपरेट कर रही है. कल तो खैर थोड़ी सी कमी मार्केट में देखने में आई, लेकिन वो बहुत ही एक मौके पे उसने जो है वो अपना रिकॉर्ड हाई जो है वो टच किया था. लेकिन आई थिंक वो 75-76 पॉइंट की कमी के साथ मार्केट कल क्लोज हुई. बट डेफिनेटली we'll recover these numbers and all. So मैं सिर्फ देखिए स्टॉक मार्केट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमी, तो सिर्फ हम उस पर फोकस नहीं करना चाहिए. आपकी इकोनॉमी के जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं. ज़ाहिर है IMF की एक किस्त अभी आनी है, $1.1 अरब की. उम्मीद यही है कि अगले महीने के जल्द आगाज में ही ये पैसे आ जाएंगे. लेकिन फिर उसके बाद जो है ना वो निगोसिएशन स्टार्ट होंगी, जो शायद निगोसिएशन ऑलरेडी किक स्टार्ट हो चुकी हैं. IMF के अगले एक तवील प्रोग्राम, 3 साल प्रोग्राम, 6 से 8 अरब डॉलर के प्रोग्राम के हवाले से, जो मेरे ख्याल से अब तक का पाकिस्तान के बड़े IMF के प्रोग्राम्स में से एक होगा. 24 टाइम्स ये बदनसीब मुल्क जो है ये IMF के पास जा चुका है. हर दफा एक जैसी बातें की जाती हैं, रिफॉर्म्स आएंगे, ये सारी चीजें आएंगी, बड़ी बड़ी इस्लाहात होंगी. होता कुछ भी नहीं है. अभी औरंगजेब साहब कल फिर एक कॉन्फ्रेंस में कोई खिताब कर रहे थे गालिबन इस्लामाबाद में, और वहां पे भी उन्होंने जो है वो बहरहाल ये बातें की हैं कि IMF, इस्लाहात, टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाना है. यही बातें सुनते सुनते अब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखा रहे हैं. लेकिन अभी तक कोई खास फर्क जो है वो इसमें पड़ा नहीं है. लेकिन पहले ये देखते ही हैं, हम तो सिर्फ देख रहे हैं इस वक्त मार्केट सही जा रही है और मार्केट सेट जा रही है. वैसे खैर ठीक है, फिट है, एकदम बेहतरीन काम हो गया है. तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है किस तरह बात करते हैं कुछ अमरीकी यूनिवर्सिटियों के हवाले से. अमरीकी यूनिवर्सिटियों में प्रो पैलेस्टीनियन जो प्रोटेस्ट है. अच्छा, जो लोग मेरा यूट्यूब शो देखते हैं उनके लिए ज़ाहिर है ये रेपिटेशन वाली बात होगी, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है अब हर कोई तो मेरा यूट्यूब शो नहीं देखता, नुकसान करते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मर्जी है आपकी. तो उसमें हम काफ़ी तफसील से इस खबर पे नज़र रख रहा हूँ बिकॉज अमेरिका की एक बड़ी मशहूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी है जो कि ज़ाहिर है अपने 2 पर्टिकुलर प्रोग्राम, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की वजह से एंड द स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो है उनकी, उसकी वजह से बड़ी शोहरत रखते हैं. और वहाँ पे फ़लस्तीनियों के हक में जो है वो एक धरना दिया जा रहा था. वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो धरना दे रहे थे. बहुत ही अमेरिका के जो स्टूडेंट्स हैं वो लेफ्ट लीनिंग अब हो चुके हैं और नौजवान हैं और दुनिया के मामलात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, टिकटॉक पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं. सो वो अमरीकी हुकूमत के इस रवैये से काफ़ी नाखुश हैं. अमरीका की कैंपसेस में तकरीबन 50 साल के बाद एक बार फिर से ये मौका आया है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं they have become very vocal against the policy of their government. 50 साल पहले जब वियतनाम वॉर हो रही थी उस वक्त अमेरिका में आपको पता है कि एक तो वियतनाम वॉर की अपनी जस्टिफिकेशंस अमेरिकी सरकार को आवाम को देना, शुरू में तो आवाम को चूरन वो बेच दिया था, लेकिन जैसे जैसे अमेरिकन ताबूत आने शुरू हुए थे वियतनाम से तो उसके खिलाफ मूवमेंट जो है वो जोर पकड़ती गई. काफ़ी ज़्यादा सिविल अनरेस्ट जो है वो हुआ था और उसकी रिफ्लेक्शन अमेरिकन कैंपसेस में नजर आई थी. अब फ़लस्तीन के इशू के हवाले से अमरीकी अवाम, स्पेशली जो अमरीकी नौजवान हैं, ये मैं सिर्फ और सिर्फ मैं कोई अरब निजात या सिया फाम नौजवानों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ गोरे नौजवानों की भी बात कर रहा हूँ जो उनकी टिकटॉक जनरेशन है ज़ाहिर है वो काफ़ी इनके अमरीकी हुकूमत के, और ये जो वीडियोस देख रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं गजा से, बिकॉज ज़ाहिर है ये तो अब पूरी जंगें सोशल मीडिया पे नज़र आ रही होती हैं, तो उनकी नफरत जो है वो इसराइल के लिए और उसके साथ साथ अपनी हुकूमत के लिए. देखो इसराइल का तो अमेरिका में अगले कोई 10-15 साल में बहुत बुरा हाल होने वाला है बिकॉज यही नौजवान अब जब इलेक्ट हो के पहुंचेगा इन दी अमेरिकन कांग्रेस एंड ऑल और अहम ओहदों पे पहुंचेंगे तो इनका जो इसराइल के हवाले से परसेप्शन होगा वो जो इनसे पिछली परसेप्शन, जो पिछली जनरेशन और उससे पिछली जनरेशन थी उससे कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट होगा. तो यही स्टूडेंट जो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब ये मामला जो है
ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से निकल के जो है वो और आगे पहुंच चुके हैं और इसमें अमेरिका के चंद जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं वहां पे स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट, जिसमें ऑफ कोर्स कोलंबिया को तो मैंने नाम लिया, लेकिन उसके अलावा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो वहां पे भी काफी इस वक्त प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं. इसके अलावा येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी, लॉ के लिए मानी जाती है. अगर आपको कानून पढ़ना है तो कहते हैं जी दर्जनों वहां से स्टूडेंट्स को जो है वो अरेस्ट किया गया है, द रैलीज एट येल यूनिवर्सिटीज. और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने वक्ती तौर से एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दिया टू देयर कैंपस, दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज में से एक, वहां पे भी ये वाला हुआ है सिलसिला. इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा का जो मिनियापोलिस कैंपस है वहां पे यही मामलात हुए हैं. न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का मैंने आपसे जिक्र किया जो कि न्यूयॉर्क सिटी में यूनिवर्सिटी लोकेटेड है और वहाँ की एक बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है. सो ये हम अमेरिका के. इसके अलावा टफ्ट्स यूनिवर्सिटी एक और मैसाचुसेट्स के बड़ा मशहूर कॉलेज है. तो ये अमेरिका की आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी आईवी लीग से मुराद ये कि उनकी ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो एंटी इजराइल और एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट जो सेंटिमेंट्स है दैट इज प्रीटी हाई. और ये वो मामलात हैं जिसका मुझे नहीं पता कि इस इलेक्शन में, लेकिन आने वाले दिनों में कम से कम जो अमरीकी सियासतदान इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हुए हैं शायद उनको इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा. सो दिस इज अ प्रीटी, कहना ये चाहिए कि एक बहुत ही अहम मोमेंट है अमेरिकन हिस्ट्री में. देखिए आप ये देखिए कि वियतनाम वॉर के बाद भी जो है वो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यही हुआ था कि बहुत तवील अरसे तक अमेरिका जो है वो ज़ाहिर है किसी जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ था अंटिल दे इन्वेडेड अफगानिस्तान. ऑफ कोर्स ये तकरीबन कोई 25-26 साल तक उसके बाद. सो क्या ये जो इस वक्त मूवमेंट चल रही है, देखो अभी तक इसको आप एक मैस मूवमेंट नहीं कह सकते. वियतनाम वॉर के खिलाफ जो मामला हुआ था, अगर आपको याद हो फॉरेस्ट गंप आपने मूवी देखी हो तो उसमें वो सीन भी था कि जहाँ पे वो नेशनल मॉल जो नेशनल मॉन्यूमेंट है अमेरिका वाशिंगटन का, वहां पे वो एक बड़ी रैली हुई थी और यस इट बिकेम अ ह्यूज इवेंट देयर. अभी तक उस लेवल की मास मोबिलाइजेशन तो अमेरिका में नहीं हुई है रिगार्डिंग देयर पॉलिसीज इन द मिडल ईस्ट, लेकिन फिर भी जो कुछ हो रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली इट्स अ स्नोबॉलिंग थिंग और ये इस तरह रुकता हुआ नजर फिलहाल आता नहीं. इस खबर पे नजर रखेंगे आगे भी, लेकिन फिलहाल वक्त आ गया कि आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.